नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 64वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपके विभिन्न एग्जामों में जो जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, उनसे रिलेटेड आपके जितने फैक्ट होते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं, उनको भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। आज के वीडियो में भी आपको ऐसे ही जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, जिसे इंग्लिश में अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कैश रिजर्व रेशो, ये क्या होता है? CRR जमा का वह अंश है जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। यानी जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इनको एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अनुपात में RBI के पास रखनी होती है, उसी को कहा जाता है CRR। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी साल MP पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसका अन्य नाम है छिपी हुई बेरोजगारी, आपसे क्वेश्चन आएगा छिपी हुई बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं? आप कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी को, और इसका अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपको लगता है कि लोग रोजगार हैं, उनके पास रोजगार है, वो काम पर लगे हैं, लेकिन जो उनकी उत्पादकता होती है वो जीरो होती है। यानी अगर उन लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो भी आपका जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे होते हैं जिनकी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर ऐसा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में बाहर से देखने पर मिलता है कि सारे लोग काम पर हैं, लेकिन ज्यादा लोग वहां पर होते हैं, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जहां पर उत्पादकता शून्य होती है, उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन था? देखिए, मगध साम्राज्य के ऊपर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये था पहला राजवंश। आपसे पूछा है दूसरा राजवंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार, ठीक है। और हर्यक वंश का जो लास्ट राजा था यानी अंतिम राजा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम आपसे पेपर में आता है नागदशक। इस नागदशक को इसी का एक आमत्य था जिसका नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग इसको पराजित कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, और मगध पर एक नए वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग राजवंश। तो मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन है? शिशुनाग राजवंश। पहला हर्यक है, इसके हमने संस्थापक को देखा, और इसका अंतिम राजा नागदशक, उसी को मारता है शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंदवंश आता है, नंदवंश के बाद मौर्य वंश आता है, और इसके बाद आता है सुंग वंश। तो ये आपका क्रम है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खंजर भारत और किस देश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर, और ये होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब तक खंजर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 5 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो किस किस के बीच होती है खंजर एक्सरसाइज? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादोर कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेखला चादोर यह एक पारंपरिक पोशाक है जो असम की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। असम में बुनाई शिल्प का प्रतीक वो माना जाता है गमछे को, जिसको गमोछा बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था कि गमछा किस राज्य का प्रतीक है या गमोछा किस राज्य का प्रतीक है? असम का कहेंगे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे?
नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक के जो निर्विरोध चुने गए थे। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ये एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हारे और अगली बार निर्विरोध चुने गए। इनको लेकर ये क्वेश्चन आता है, बताइए कौन है जो निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। इनके बाद अगर हम बात करें, पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके बाद यानी 1982 में भारत का राष्ट्रपति कौन बना था जो 1987 तक रहा? ये बने थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जनरल सिंह इनका मूल नाम है और ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद। इन्हीं के कार्यकाल में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम क्या है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो आइलैंड है इसका नाम है तस्मानिया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है और इसका एकमात्र द्वीप आप यहां पर देख सकते हैं जिस पर पूरा रेड सर्कल है, तस्मानिया। ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप है, ठीक है। तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, इसको भी ध्यान रखना। होबार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट शहर है, तस्मानिया का सबसे बड़ा शहर है और ये यहां की राजधानी है। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर द्वारा शालीमार बाग का निर्माण कहां पर किया गया था? शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर ने करवाया और इसने इस बाग का निर्माण कश्मीर में किया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो शालीमार बाग है इसका निर्माण जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में करवाया था। जो ये शालीमार बाग है इसको श्रीनगर का कुट भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में नदियों के क्या नाम थे और आज क्या नाम है वो भी पूछा जाता है। प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था झेलम को, ठीक है। यानी वितस्ता का ही आधुनिक नाम क्या है? झेलम है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके आपको पुराने और नए नाम दोनों याद करने हैं। जैसे एक नदी है आपकी कुंभा नदी, इसी कुंभा नदी को आज काबुल नदी कहा जाता है। एक है आपकी अस्कनी नदी, ठीक है, इसी अस्कनी नदी को आज चेनाब कहा जाता है। तो चेनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी। एक है आपकी परुष्णी, ये वैदिक काल के नाम है और इस परुष्णी को आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक है आपकी विपाशा, इस नदी को आज हम ब्यास नदी कहते हैं और एक नदी का नाम था आपका सदानीरा। सदानीरा नदी का आज का नाम क्या है? इसका नाम है गंडक, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B प्रावधान करता है। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 43B है डीपीएसपी का पार्ट है। आप जानते हैं 36 से लेकर 51 तक आपके डीपीएसपी दिए गए हैं। यह किसके बारे में बताता है? यह आपके सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में बताता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। इस आर्टिकल को 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो भारत में कृषि जनगणना हर 5 वर्ष में आयोजित होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष में अफगान शासक मोहम्मद गौरी को हराया था? तो देखिए, पृथ्वीराज तृतीय जिनको पृथ्वीराज चौहान हम कहते हैं, इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के युद्ध में और तराइन के पहले युद्ध में हराया था। तराइन के हमें 2 युद्ध देखने को मिलते हैं, एक 1191 में, एक 1192 में। ये पहला युद्ध था, ये दूसरा युद्ध था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, इस युद्ध में गौरी जीत जाता है। आपसे पूछा है इन्होंने इसे कब हराया, आप कहेंगे 1191। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो इनमें से कौन सा दशक है जब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में रही थी? यह है आपका 1911 से लेकर 1921 का दशक। जो 1911 से लेकर 1921 का दशक था, इसमें भारत की जनसंख्या में गिरावट आती है। यानी 1911 में जो जनसंख्या थी और 1921 में जो जनसंख्या थी, इसमें पहली बार ऐसा हुआ जब से भारत में जनगणना हो रही है कि इस वर्ष से जो पिछला वर्ष है, यहां पर आपके जनसंख्या घट गई हो।
अब क्योंकि 1921 की जनगणना में जनसंख्या घटी हुई हमको मिली थी, इसीलिए 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। दशक पूछेगा तो 1911 से लेकर 1921 का दशक। आपसे पूछेगा महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में करी थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, ये जो तत्वबोधिनी सभा है इसे किसने बनाई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इस सभा का आयोजन इन्होंने कलकत्ता में किया था 1839 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और इस सभा का उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना, ठीक है। किस पल्लव शासक के शासन काल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था। पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम, आपके तमिलनाडु में पड़ता है, और इनकी राजधानी में भी गया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत आता है हर्षवर्धन के काल में, वो तो आप जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी गया, पल्लवों की राजधानी में गया नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। जो नरसिंह वर्मन प्रथम था ये 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी के बीच में शासन करता है, और इसी के दौरान 640 ईस्वी में जो ह्वेनसांग था वो इनकी राजधानी कांची में आता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा है, हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ बढ़ा तो हर्षवर्धन को पराजित करता है पुलकेशिन द्वितीय, और इस पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो आप यहां से भी आंसर को क्लिक कर सकते थे कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग के समकालीन है, नरसिंह वर्मन प्रथम इसके समकालीन हो जाएगा, और नरसिंह वर्मन प्रथम हर्षवर्धन के ही समकालीन है क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को इसी ने हराया था जिससे हर्षवर्धन हार गया था। जब ये पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर देता है नरसिंह वर्मन प्रथम, तो एक उपाधि धारण करता है वातापी कोंड की उपाधि। क्वेश्चन आता है वातापी कोंड, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय था वातापी के चालुक्य जो वंश था वहां का राजा था, तो उसको हराने के बाद ये वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। जो महाबलीपुरम है वो भी पल्लवों से जुड़ा हुआ है, वहां पर जैसे हमने कल बात करी रथ हमें देखने को मिलते हैं, एकाशम रथ, उनका निर्माण भी इसी के काल में हुआ था, इसी ने कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। और पल्लव वंश को लेकर एक क्वेश्चन हाल ही में आपसे पेपर में आया था, एक रचना आपसे पूछी गई थी कि मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है। यह रचना महेंद्र वर्मन प्रथम की है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट राजा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट राजा है। जो हमने मध्यकालीन भारत का डिटेल्ड क्लास को कवर किया है उसमें हमने पल्लव वंश के बारे में डिटेल में बात करी थी, कौन इसका संस्थापक था और क्या क्या इसके प्रमुख शासकों ने किया था, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इनका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में स्थित है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यह एक यूनेस्को की सूची में शामिल स्थल है, काफी फेमस है, इसको ध्यान रखेंगे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने कराया था, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की मां थी, ठीक है। भारत में 4 बाग पद्धति से बनाया गया पहला मकबरा भी यही है। 4 बाग पद्धति का इस्तेमाल पहली बार इसी मकबरे में किया गया। ताजमहल का पूर्वगामी इसी को कहा जाता है, जो आपका हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में स्थित है। जो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह को भी इसी मकबरे में दफन किया गया है। और जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, 1857 में जब अंग्रेज अधिकारी हडसन ने उसे गिरफ्तार किया था, उसे भी इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। ये सारे क्वेश्चन हुमायूं के मकबरे को लेकर जो आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जिसको हम कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
वॉशिंगटन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1884 में और यहीं पर इस लाइन को निर्धारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस इस किताब को लिखा है चितरंजन दास ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो सीआर दास थे 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इलाहाबाद में ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। जो चितरंजन दास थे स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और जो चितरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और जो चितरंजन दास हैं इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इनको लेकर याद करना है और इनकी किताब का नाम याद रखना है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? देखिए, समवर्ती सूची ऐसी सूची जिसके अंदर जो विषय शामिल हैं उन पर कानून कोई भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो ऐसे विषय जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं उस सूची को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इस सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें आपके 52 विषय शामिल हैं। एक और सूची है आपकी केंद्र सूची। केंद्र सूची जब हमारा संविधान लागू हुआ तब इस सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें, शुरुआत में इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती का हमने देख लिया। इसको आपने याद करना है। ठीक है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और केंद्र और राज्य सूची हमने कनाडा से ली है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। आज हमने इसकी 64वीं क्लास यहाँ पर कवर करी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया, जो आपके पेपर में आए हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी यहीं पर साथ साथ में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से कितने आपके नंबर आए हैं उनको भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।